नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज फिर से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल नॉलेज ग्रोथ एकेडमी में। आज हम लोग अपनी इस दूसरी वीडियो को मैं डालने जा रहा हूं और हम लोग यहाँ पे अब स्टडी करेंगे। ये जो भौतिक विज्ञान विषय का जो ये पहला यूनिट है क्लास 12 का वैद्युत स्थितिकी में हम कूलाम के नियम तक की चर्चा कर चुके थे। अब आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं वैद्युतशीलता। आप भी कापी और कलम लेकर के बैठ जाइए ताकि कि आप हैंड रिटेन नोट्स एज इट इज बना सके और वो नोट्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, वैद्युतशीलता की बात करते हैं। तो वैद्युतशीलता होती क्या है, थोड़ी सी मैं दूंगा इसके बारे में परिचय कि वैद्युतशीलता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई माध्यम है, उस माध्यम से कितना वैद्युत प्रभाव गुजर सकता है, जितना गुजर सकता है उस माध्यम को प्रभावित किए बिना, उसे हम कहते हैं उस माध्यम की वैद्युतशीलता। यानी कि किसी माध्यम का वह गुण जिसे हमें यह ज्ञात होता है कि उस माध्यम से कितना वैद्युत प्रभाव बिना माध्यम को प्रभावित किए गुजरता है। इसी डिफिनेशन को मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखिए, एक बार मैं बोलूँगा, समझाऊंगा और वही चीज़ जो मैं बोलूँगा, जो समझाऊंगा वही चीज़ मैं लिखूंगा। यानी कि अगर आप अटेंटिव होकर के देखते हैं वीडियो को तो आप कम से कम 70% तो यहीं से लेके जाएंगे बिल्कुल। और जो नोट्स बनाएंगे आप बिल्कुल याद रहेगा आपको वो नोट्स जो मैं यहाँ पे बोलूँगा, समझाऊंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वैद्युतशीलता की बात करते हैं। यानी कि किसी जो मैं अभी समझाया हूँ वही लिख रहा हूँ, किसी माध्यम का वह गुण हमें यह ज्ञात होता है कि कितना वैद्युत प्रभाव माध्यम को बिना प्रभावित किए गुजरता है। इसे निर्वात के लिए हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैंने कूलाम के नियम में जो लिखवाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने लिखवाया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर करके लिखवाया था। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात के लिए वैद्युतशीलता मैं वहां पे बताया था। इसी को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि इसे निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट से, तथा अगर मान लीजिए कोई निर्वात न हो के कोई माध्यम है तो माध्यम के लिए हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब जब ऑब्जेक्टिव आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में तो ये ऑब्जेक्टिव कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ जाता है, तो उसको देखिएगा। इसका ये निर्वात के लिए अगर बात करें, यानी कि जो ये एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 होता है। इसका हम मात्रक लिखेंगे। अगर यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए बात करें, ये जो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, हम इसका मात्रक निकालना चाहते हैं। देखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा कि मैं किस तरह से मात्रक को निकालना हूँ। बिल्कुल मात्रक आपके जुबान पे होने चाहिए मेरे वीडियो देखने के बाद। देखिए कैसे निकालता हूँ। हमें इस चीज़ की मात्रक चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ये 4 पाई भी कांस्टेंट है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। यानी कि हमको इनकी मात्रक निकालना चाहिए। यानी कि अगर मैं देखूँ तो ये F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात क्या है,
ये 1/4 का कोई मात्रक तो होगा नहीं, लेकिन मुझे एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है। इस और यहाँ पे ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और इसका भी मात्रक होगा कूलाम, यानी कि कूलाम 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 स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ पे आर का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यानी कि ये आर आर करके 2 आर है, यानी कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, इसको इधर लेके आना है, यानी कि ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, पक्षांतर करेंगे तब तो ये n, और इधर आ गया तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, और इसको उठा के मैं इधर लाया तो ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमको चाहिए किसका मात्रक, हमें एप्सिलॉन का मात्रक चाहिए, यानी कि अगर मैं एप्सिलॉन का मात्रक करूँगा, यानी कि दोनों को मुझे उल्टा करना पड़ेगा, दोनों को क्या कर दे, उलट देते हैं, यानी कि x स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कह ले, या इसको आप एप्सिलॉन का भी मात्रक कहते हैं, क्योंकि ये चीजें कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं हो सकता, यानी कि ये किसका मात्रक है, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कूलाम स्क्वायर, और ये जो बटा वाला चीज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि ये कूलाम प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जब ऑब्जेक्टिव घुमाने वाला बनता है तो इसको डायरेक्ट इस तरह से पूछ देगा, इसका जो मात्रक, इसका मात्रक अगर आपसे पूछ देगा, इसका आपसे मात्रक पूछ रहा है, अगर इसका मात्रक पूछता है तो भी यही होगा, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका ना पूछ के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछे तो क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए यहाँ पे ऐसे अभी हमने निकाला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो हो जाएगा का जो ये मात्रक है का मात्रक, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसान है, मात्रक निकालना तो बहुत इजी है, बस फार्मूला जानते रहिए मात्रक निकलते रहेगा। कभी कभी घुमाने के लिए या तो इस तरह से पूछ देगा, नहीं तो आपको हाँ इतना सही है, बस यहीं तक पूछे। और इसका जो मान होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है आपका 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ये निर्वात के लिए लिख लीजिएगा, ये निर्वात के लिए कभी कभी पूछ देता है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसका रख करके निकाला गया है, इसको आप एज इट इज याद रख लें, ये बहुत ही बेहतरीन होगा याद करने पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक, इसको एक और नाम से जाना जाता है, अथवा नाम भी जानते रहिएगा, क्योंकि जब दूसरे नामों से जाना जाता है ना, कभी कभी एग्जाम में दूसरे नाम से भी पूछ देता है। तो परावैद्युतांक अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं, सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता। इस नाम से अगर आप इसको देखेंगे, ये सापेक्ष वैद्युतशीलता, तो सापेक्ष का मतलब जब भी सापेक्ष हो, एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में कहीं भी जब भी सापेक्षता का बात आए तो हम जो जिसको सापेक्ष रखते हैं उसको हम बटे के नीचे रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वैद्युतशीलता, यानी कि सापेक्ष वैद्युतशीलता करने जा रहे हैं, यानी कि ये परावैद्युतांक ये होता है कि किसी माध्यम का जो निर्वात के सापेक्ष वैद्युतशीलता होती है, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो वैद्युतशीलता होती है उसे हम कहते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई माध्यम है तो उसकी वैद्युतशीलता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। अब इस माध्यम का हमें सापेक्ष वैद्युतशीलता निकालना है, तो सापेक्ष वैद्युतता होगी क्या कि निर्वात के सापेक्ष इस माध्यम की वैद्युतशीलता, तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष, इसलिए हम निर्वात की वैद्युतशीलता को इसके बटे के नीचे रखेंगे। जब भी आपको कहीं भी दिखे सापेक्षता वाला चीज तो आप ऐसे करेंगे कि किसी माध्यम, जब मान लीजिए यहाँ पे है तो किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष वैद्युतशीलता, तो जो सापेक्ष वाला रहेगा उसको हमेशा हम नीचे रखेंगे। इसको हम क्या करते हैं, के या एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित कर देते हैं, इसको हम के या एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसका भी कुछ मात्रक होगा और इसका भी मात्रक हो जाए, संयोग बस दोनों का मात्रक तो सेम होगा क्योंकि दोनों वैद्युतशीलता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब यही चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा, यानी कि किसी
माध्यम का निर्वात के सापेक्ष वैद्युतशीलता, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष वैद्युतशीलता को उस माध्यम का परावैद्युतांक या हम कह ले सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं, सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर या के से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। ये आप अब यहाँ से ये आप इसी को फार्मूले को लिख लीजिएगा कि एप्सिलॉन आर और के इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर करें चाहे तो के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं और ये एप्सिलॉन लिख सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये इधर डिवाइड कर रहा है और इधर आके मल्टीप्लाई करने लगेगा, तो ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात समझिए क्या होता है, कुछ नोट्स में ये माध्यम के लिए अगर मैं बात करूँ, किसी भी माध्यम के लिए इसका जो वैल्यू होती है, यानी कि के का जो वैल्यू होता है, हमेशा ये एक से बड़ा या बराबर होता है, ये एक से बड़ा या बराबर होता है। लेकिन धातु के लिए जब भी बात करेंगे हम, धातु के लिए ये के का मान जो होता है वो इनफाइनाइट के बराबर होता है। अगर समझिए क्या से धातु के लिए इनफाइनाइट का बराबर होता है। और यहाँ पे अगर दूसरे शब्दों में अगर बात करें थोड़े के लिए, अगर मान लीजिए Q1 Q2 आवेश, Q1 Q2 आवेश एप्सिलॉन वैद्युतशीलता वाले माध्यम में, एप्सिलॉन वैद्युतशीलता वाले माध्यम में r दूरी पर रखे हो, तो अगर मैं f की बात करूंगा, 1f इज इक्वल टू, हम कूलाम के नियम को याद करेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह, चूंकि माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं रखूंगा एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2/r²। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, यानी कि इस एप्सिलॉन की जगह पे मैं ये रखने जा रहा हूँ। तो ये देखिए फॉर्मूला किस तरह से बन जाके आ रहा है, ये माध्यम के लिए है तो मैं यम ले रहा हूँ, यम फॉर माध्यम के लिए। अगर मैं इसको अगर करूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा के, और ये एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये निर्वात के लिए आ गया, तो अब इसके हम निर्वात के लिए नॉट लेके चल रहे हैं, तो नॉट ले लेंगे। और ये क्यू, इसको कभी कभी टीचर्स लोग जीरो भी बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यहाँ पे ये r² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को अगर मैं बाहर करूँ थोड़ी देर के लिए, एप्सिलॉन नॉट और ये के को निकालता हूँ, यानी कि 1/k, इस के को मैं अलग कर रहा हूँ, ये, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 बाई ये r² हो जाएगा। तो इस पूरे टर्म को देखिएगा, इस पूरे टर्म को, सॉरी ये m ही रहने दीजिएगा, ये थोड़ा सा ये m ही रहने दीजिएगा, अभी के लिए m ही रहने दीजिए, और ये m ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी माध्यम के लिए मैं लेके चल रहा हूँ, उसमें मॉडिफिकेशन कर। इस पूरे टर्म को हम इसी को तो कहते हैं f इज इक्वल टू 1/4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2/r², इसी को तो लेके चलना है। चूंकि ये आपका देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पे चूंकि ये एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात के लिए है, तो निर्वात के लिए हम नॉट लगा के लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि Fm इज इक्वल टू 1/k, और इस पूरे टर्म के जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा F0। अब देखिए यहाँ से अगर मुझे इस k की वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा
मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, यानी कि F0 और यहाँ पे हो जाएगा FM। ये चीज़ें यहाँ पे आपकी निकल के चली जाती है, यानी कि पूरी अगर बात मैं करूँ तो ये K को या आप एप्सिलॉन R को लिख सकते हैं F0/FN लिख सकते हैं आराम से। कहने का सेंस ये है। अब यहाँ से देखिए, बिल्कुल आप किसी भी एक्सप्रेशन को इस तरह से अगर कोई फार्मूला है आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस मेरे साथ आप बने रहिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से करने का एक बार प्रयास कीजिए। देखिए मैं इसको अब लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, आराम से करते हैं। ये क्या है? पहली बात ये तो होती है, यानी कि दो आवेशों को निर्वात में रखने पर लगने वाला बल है उनके बीच। और दूसरी बात ये क्या है? उन्हीं दो आवेशों को उतने ही दूरी पर माध्यम में रखने पर लगने वाला बल आवेश है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो ये आपकी सापेक्ष वैद्युशीलता होती है या परावैद्युतांक होता है कि निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच किसी दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। ये अनुपात ही तो है, ये बटा का मतलब क्या होता है? अनुपात ही है। तो आप इसको बिल्कुल भाषा में लिख सकते हैं। पहला तो इसकी परिभाषा आप पहले शब्दों में ये लिख सकते हैं और दूसरे शब्दों में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि दो आवेश को किसी दूरी पर निर्वात पर रखने में उनके बीच लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक या सापेक्ष वैद्युशीलता कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज जो नोट निकल के आती है, बिल्कुल यहाँ पे लिखिएगा, ये नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये नोट एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के बोर्ड एग्जामिनेशन में। नोट में ये है कि परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एप्सिलॉन का भी कुछ मात्रक होगा और वही एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा, तो दोनों का मात्रक एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ये आपके कंप्यूटर यहाँ पे आपका पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि इन सब टॉपिकों से मिला करके ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले होते हैं, यानी कि जो शुरू के 1-2 नंबर दिलवाने वाले होते हैं, तो इससे बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम बात करेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? जब भी हम वैद्युत की बात करेंगे तो हम आवेश की ही बात करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई आवेश Q है, तो वो आवेश क्या करता है कि अपने चारों ओर कुछ प्रभाव जनरेट करता है, कुछ प्रभाव लगाता है, अपना प्रभाव लगाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जब भी आप इसको अगर रब करेंगे बालों में और कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो कुछ पास ले जाने पर वो उठा लेता है, लेकिन थोड़ा सा अगर दूर होता है तो नहीं उठा पाता। कहने का सेंस ये रहा कि मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए ये आवेश है, इसका प्रभाव क्षेत्र इतना है, इतना ये प्रभाव क्षेत्र अपना बना के रखा है, यानी कि इसके अंदर में कोई भी अगर आता है तो ये प्रभाव का अनुभव करेगा। लेकिन इसके बाद जो आएगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई Q आवेश है और इसका जो प्रभाव यहाँ तक बन रहा है, थोड़ी सी बड़ी बनाए तो जैसे मान लीजिए ये बन रहा है, यानी कि इसका ये प्रभाव क्षेत्र यहाँ तक आता है। कहने का मतलब ये एक आवेश इतना प्रभाव क्षेत्र लगा है। अब ये होता है कि अगर कोई दूसरा आवेश इस यहाँ तक आता है तो ये आवेश का अनुभव करेगा, वैद्युत का अनुभव करेगा, इसके प्रभाव का अनुभव करेगा, इसके अंदर कहीं भी आएगा तो ये अनुभव करेगा, लेकिन इधर नहीं कर सकता है। तो वही जितना ये प्रभाव क्षेत्र जहाँ तक ये प्रभाव लगाता है उसी को हम इसका वैद्युत क्षेत्र कह लेते हैं। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए ये आवेश के चारों ओर का क्षेत्र ही है, तो ये आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर ले, यानी कि ये क्या करेगा? वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, यानी कि वैद्युत प्रभाव का अनुभव करे, इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। यानी कि मैं वही जो मैं बोला हुआ भी वही चीज लिखने जा रहा हूँ, यानी कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश,
दूसरा आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र बन गया, अब मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश ला के रखिए, जो जब भी इस वैद्युत क्षेत्र में आप किसी आवेश को रखेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर एक बल लगाएगा। हम जानते हैं कि कूलाम का नियम अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेश प्रत्येक आवेश जो होते हैं एक दूसरे पर, जब दो आवेश एक दूसरे के पास रखे रहते हैं तो वे बल लगाते हैं और वो बल वैद्युत क्षेत्र के कारण ही होता है। यानी कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी हम आवेश रखते हैं, मान लीजिए मैंने कोई एक आवेश रख दिया, उसको मैं कह रहा हूँ Q0, तो इस आवेश पर ये वैद्युत क्षेत्र एक बल लगाएगा। अगर ये आवेश एकांक हो तो इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जितना बल इस आवेश पर लगेगा, इसी बल को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात ये कह लें कि एकांक धनात्मक आवेश, जब भी आप किसी परीक्षण आवेश को लेते हैं ना तो धन मान के हम चलते हैं कि वो आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश ही लेते हैं। तो यानी कि एकांक धनात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, आप ऐसे एज इट इज अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, इसे मेरे साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि साथ साथ चीजें करने से ज्यादा समझ में आती है। आप जब साथ साथ लिखेंगे, मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं, तो आपकी कई सारी ज्ञान इंद्रियां काम करने लगती हैं। आप सुनेंगे तो कान भी काम करेगा, ये ज्ञान इंद्रिय, और आंख भी काम करेगी, और हाथ से लिखेंगे तो ये भी काम, यानी कि 3-4 माध्यम मिल जाते हैं आपको आपके दिमाग को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो ये दिमाग जो होता है आपका रिस्पॉन्स करेगा और आपका ये आसानी से तैयार भी हो जाएगा, ये जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे। तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, अभी मैं बता रहा था, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक, क्या मैंने कहा, एकांक का मतलब एक, धनात्मक, एकांक धन ही लिख दे रहे हैं, एकांक धन आवेश, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मान लीजिए यदि थोड़ी देर के लिए मैं इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में प्लस Q0 आवेश, Q0 आवेश, जब भी हम कोई परीक्षण आवेश लेते हैं जिसपे हमें कुछ परीक्षण करना होता है तो उसको Q0 एज्यूम करके लिया जाता है ऐसे। तो आप इसको अन्यथा परेशान ना हो कि ये क्या है, बस ऐसे एज्यूम कीजिए कि ये Q0 आवेश है। तो यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में प्लस Q0 आवेश रखा गया हो तथा इस क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F हो तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E से प्रदर्शित करते हैं। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हो जाएगी, जब हम क्या कर रहे हैं कि एकांक धनात्मक आवेश की बात करते हैं। किसकी बात, एकांक धनात्मक आवेश की बात करते हैं। जब भी किसी चीज को एकांक लेना हो उसको भी हम बटे के नीचे रखते हैं। एकांक का मतलब जैसे कि आवेश को हमने लिया,
तो आवेश को हम एकांक कह रहे हैं, तो इस एकांक आवेश को हम क्या कर देते हैं, इससे हम भाग दे देंगे। यानी कि मान लीजिए ये बल F लग रहा है और ये एकांक आवेश पर लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इस आवेश से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी फॉर्मूला बन के निकल आती है। चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में होता है, इसलिए हम यहाँ पे ये ऐसे इस पे तीर लगाएंगे, नोटेशन लगाएंगे, वेक्टर नोटेशन लगा के चलेंगे। तो ये हो गया आपका, चूंकि एकांक आवेश मैंने लिया है, इसलिए इस आवेश से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जहां भी एकांक को याद रखिए, जहां भी एकांक आएगा आप उसे भाग दीजिए। कहीं पे कहता है एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए। कहीं पे कहता है जैसे कि यहाँ पे एकांक आवेश का है, तो हम आवेश से भाग दे रहे हैं। ये सब नियम है। अब हर जगह आप सीखते, जब ऐसे सीखते रहेंगे ना, तो हर जगह आप अपने आप ही करते रहेंगे कि एकांक बोला तो उससे भाग देना है। बिल्कुल आप दिमाग में रखते रहिएगा, तो ये हो जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। इसका मात्रक, अब देख लीजिए इसका मात्रक क्या होता है, यहीं से आप निकाल लीजिए। ये क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन हो गया। और ये क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये बटे को मैंने ऐसे लिख दिया, प्रति लिख दिया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, न्यूटन लिख सकते हैं, और पर कूलाम भी लिख सकते हैं। कभी कभी ये देखिएगा, कभी कभी ये ऐसे भी लिख देता है। इसको लिखने का तरीका देखिए किस तरह से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने हैं, तो ऑब्जेक्टिव में वही चीज सही रहेगा जिस तरह से लिखा रहेगा। इसलिए कई फॉर्म में हमें जानना जरूरी हो सकता है कि किस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये न्यूटन ऐसे लिख दिया, और ये कूलाम करके ये -1 लगा देता है। यानी कि कूलाम, कभी कभी इसको बोलते हैं कूलाम पे इनवर्स भी बोला जाता है, इनवर्स बोलते हैं इसको। यानी कि इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इस पे पावर कुछ नहीं है, तो मान लीजिए एक पावर है, एक है, और जब ये ऊपर जाता है तो ये जो घात होती है, यानी कि जो पावर होती है, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से हम यहाँ इस फॉर्म में लिखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा भी जाता है। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं हम, इसको मात्रक को थोड़ा सा और घुमा करके भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए कैसे लिखते हैं। अब इसको Q हम पढ़े होंगे बहुत छोटे में, जैसे कि हाई स्कूल में पढ़े होंगे, Q = होती है IT। क्या होती है, Q = IT होती है। यानी कि कहने का सेंस ये रहा, अगर हम Q = IT को ले रहे हैं, तो ये Q को हम लिख सकते हैं, I को एम्पियर में लेते हैं, और समय को क्या लिखते हैं, सेकंड में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको करके, न्यूटन, और ये एम्पियर का इनवर्स हो जाएगा, और ये सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, न्यूटन, एम्पियर, सेकंड, इनवर्स लिख सकते हैं। और भी आगे थोड़ा सा बात करें, अगर एक काम करें हम, अभी इसका मात्रक क्या आया देखिएगा, न्यूटन प्रति कूलाम आ गया, बिल्कुल आया ना। क्यों मैं बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो बेसिक करके जो ये यूनिट्स पे बनते हैं, मात्रक पे बनते हैं, वो थोड़े घुमाऊ टाइप के होते हैं। 1 नंबर का होता है, लेकिन वही वाला हालत आ जाता है कि सतसाया के जो हरे दो नाभिक के तीर देखन के छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। ये देखने में लगता है छोटा, लेकिन 1 ही नंबर का है, 1 नंबर गायब हो जाएगा। इसलिए इसको हम ऐसा बताएंगे, मात्रक तो बिल्कुल आपकी जुबान पे रहेगा, बस आप देखते रहिएगा इसको ध्यान से। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, मीटर से गुणा भी कर देते, भाग देते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए अभी ये कट जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा, कट के खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि मीटर से गुणा भी कर दिया और मैंने भाग भी दे दिया। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये न्यूटन मीटर है, यानी कि न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है, बल हो गया और गुणे विस्थापन हो गया। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं ना। अब हम पढ़े होंगे क्या कि बल गुणे विस्थापन, यानी कि ये लिख सकते हैं D, यानी कि FD लिख सकते हैं, यानी कि W = FD लिखते थे। यानी कि ये बल है और ये मीटर क्या है, मान लीजिए मीटर दूरी में मापा जाता है और विस्थापन को भी दूरी में लिया जाता है। तो ये बल गुणे विस्थापन हो गया, और बल गुणे विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और कार्य का मात्रक हम क्या जानते थे, जूल। यानी कि इस पूरे टर्म को मैं जूल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ गया आपका, ये हो गया जूल, और ये हो जाएगा कूलाम और मीटर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं क्या, कि ये लिख दीजिए जूल, और प्रति कूलाम और मीटर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब इसका मात्रक से जितना भी कुछ, देखिए कई साल का पेपर आप उठा के देखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन का मात्रक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप यहाँ तक का बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक चीज और भी आता है इसकी, भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेक्टर, यानी कि ये सदिश राशि है, तो इसकी कुछ दिशा भी होगी, क्योंकि सदिश राशि जो होती है 2 चीजों से मिलकर के बनी होती है। एक तो उसमें दिशा होती है और दूसरा उसमें परिमाण होता है। तो इसके दिशा की बात कर लेते हैं। तो इसका जो दिशा जो होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है,
इस बल की डायरेक्शन में होता है, यानी कि जो बल, ये क्षेत्र जो बल इस आवेश पर आरोपित कर रहा है उस बल की दिशा में होगा। यानी कि मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे इसकी दिशा आवेश पर लगने वाले, आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होता है। बिल्कुल आप यहाँ से अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। और देखिए, चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो अब इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और हम आगे अपना ऐसे काम कर सके। तो मोटिवेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लाइक भी करते रहें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए।